केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महेंद्रगढ़ में आयोजित हुए पिछड़ा वर्ग के राज्य स्तरीय सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि हुए शामिल। कांग्रेस पर ओबीसी विरोधी होने का लगाया आरोप। कांग्रेस ने करनाल से हरियाणा मांगे जवाब अभियान की शुरुआत की। कई नेताओं ने अभियान से बनाई दूरी। भाजपा ने किया पलटवार, कहा कांग्रेस ने जनता को हमेशा गुमराह किया। आगामी विधानसभा चुनावों से पहले निर्वाचन आयोग ने हरियाणा का दौरा कर चुनाव से पूर्व मतदाता सूचियों से संबंधित तैयारियों की समीक्षा की। सभी उपायुक्तों को दिए आवश्यक निर्देश। और हरियाणा पुलिस में 5000 सिपाहियों की भर्ती के लिए आज से पंचकूला में शारीरिक मापदंड प्रक्रिया शुरू हुई। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क किए गए हैं स्थापित। नमस्कार, मैं चंदन शर्मा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज महेंद्रगढ़ में आयोजित हुए राज्य स्तरीय पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। अपने संबोधन में उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार की ओर से पिछड़े वर्ग के लिए किए गए कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि पार्टी ने पिछड़े वर्ग के बेटे को मुख्यमंत्री बनाया है। उन्होंने कहा कि नायब सैनी सरकार ने प्रदेश में ओबीसी क्रीमी लेयर की सीमा 6 से बढ़ाकर 8 लाख कर दी है। आज से लोगों को इसका लाभ मिलेगा। हरियाणा में सबसे ज्यादा फसलें एमएसपी पर खरीदी जाती हैं। उन्होंने कांग्रेस पर प्रदेश को जातिवाद और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ न देने का आरोप लगाया। भाजपा ने पिछड़ा वर्ग के लिए कई काम किए हैं। ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। उन्होंने कांग्रेस पर ओबीसी विरोधी होने का भी आरोप लगाया। लाख करने का निर्णय नायब सिंह सैनी भाजपा सरकार ने किया है। इसके साथ साथ 8 लाख गिनने में तनख्वाह भी नहीं गिनी जाएगी और कृषि की आय भी नहीं गिनी जाएगी। अब हर बच्चे को ओबीसी का फायदा मिलेगा। अब तक पंचायतों में जो रिजर्वेशन था उसको भी बदलने का फैसला किया है। पंचायत में 8% रिजर्वेशन ग्रुप ए के लिए था, उसके साथ 5% रिजर्वेशन ग्रुप बी के लिए भी आज से शुरू हो जाएगा। कांग्रेस के हरियाणा मांगे हिसाब अभियान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि हिसाब तो कांग्रेस को अपने कुशासन का देना है। उन्होंने प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की जीत का भरोसा जताते हुए कहा कि चुनाव में जनता कांग्रेस को हिसाब देगी। कांग्रेस को पिछड़े वर्ग से अन्याय और प्रदेश को विकास से महरूम रखने का हिसाब देना होगा। उन्होंने कांग्रेस के 10 साल और भाजपा के 10 साल के हिसाब के साथ जनता के बीच जाने की चुनौती दी। कांग्रेस ने कर्नाटक में ओबीसी का आरक्षण लेकर मुसलमानों को दिया। यही हरियाणा में भी होगा। ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता 6000 से अधिक पंचायतों में जाकर हिसाब देंगे। 25 पंचायतों में जाएंगे और हरियाणा की जनता को हिसाब देंगे। मैं साहब नायब सिंह सैनी को कहना चाहता हूं, वो और प्रदेश अध्यक्ष जी ये 6 पंचायतों के प्रमुखों को मिलकर उनका सम्मान भी करे और हिसाब भी दे। हुडा साहब, हिसाब आपको देना है 10 साल के कुशासन का। भाइयों बहनों, कर्नाटक में बीसी का रिजर्वेशन छीनकर मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का, यहां पर भी आएंगे तो यही होगा। मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं, हम मुस्लिम रिजर्वेशन हरियाणा में हमारे प्राणांत से भी नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भाजपा एकमात्र पार्टी है जो पिछड़े वर्ग का ध्यान रखती है और उन्हें प्रतिनिधित्व देती है। पार्टी ने प्रदेश में पहली बार पिछड़े वर्ग से मुख्यमंत्री बनाया। उन्होंने कहा कि परिवारवादी पार्टियों ने पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ने और निर्णय लेने का अधिकार नहीं दिया। इसी मानसिकता के चलते कांग्रेस ने कभी भी पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। कांग्रेस ने पिछड़े वर्ग को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। आज पिछड़े वर्ग के लोग विश्वकर्मा जैसे सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं और बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। पिछड़ा समाज के बीच में बताते हुए कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब ओबीसी आयोग का बिल लेकर के आए,
भाइयों कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध किया और कांग्रेस पार्टी लगातार उस सोच के आधार के ऊपर काम करती रही कि पिछड़े को एक वोट बैंक के इस्तेमाल में किया जाए, उसको अधिकार ना दिए जाए। परंतु ये अधिकार आपने ओबीसी समाज के सुरक्षित भी किए हैं और अधिकारों को देने का काम भी ओबीसी समाज को आपने किया है। हरियाणा में अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने औपचारिक रूप से शुरुआत कर दी है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कल करनाल से हरियाणा मांगे जवाब अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री नायब सैनी करनाल से विधायक हैं। कांग्रेस इन्हें यहां से चुनौती देने जा रही है। करनाल हरियाणा की सबसे ज्यादा 30 सीटें देने वाली जीटी रोड बेल्ट में आता है, जो परंपरागत रूप से भाजपा का गढ़ माना जाता है। कांग्रेस इसे भेदना चाहती है। दीपेंद्र हुड्डा 9 जिलों के 14 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे। उसके बाद ये अभियान प्रदेश की सभी 90 विधानसभा सीटों पर चलाया जाएगा। वहीं इस अभियान से सिरसा सांसद कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाल के समर्थकों ने किनारा कर लिया। असंध से कांग्रेस के विधायक शमशेर सिंह गोगी ने कहा कि उन्हें इसका निमंत्रण नहीं मिला, इसलिए वे इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा से ज्यादा मत प्रतिशत हमें मिला है और हरियाणा में कांग्रेस अच्छी स्थिति में है। हमें परिवर्तन लाना है तो सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर आगे बढ़ना होगा। हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम एक बार फिर अपनाना होगा, तभी परिवर्तन आएगा। लोगों को अब बस कांग्रेस से ही उम्मीद है, इसलिए हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा की शुरुआत आज यहां से की जा रही है। महर्षि वाल्मीकि जी का आशीर्वाद हम पे बरसा और जो वाल्मीकि समाज, हमारा वाल्मीकि समाज ने जो आशीर्वाद दिया, और मैं ये कहना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम ये संकल्प लेना चाहते हैं कि मान सम्मान वाल्मीकि समाज का कभी कम नहीं होने देंगे। कहना चाहते हैं बहुत बहुत। इस मौके पर दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा सरकार को स्कूल, शिक्षा, बेरोजगारी और कर्मचारियों की मांगों को लेकर घेरा और सरकार से उनकी हालत को लेकर सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि जब कोई सरकार से न्याय मांगता है तो उस पर लाठियां बरसाई जाती हैं। हरियाणा आज इसी का जवाब मांग रहा है। उन्होंने सरकार द्वारा चलाए गए जा रहे पोर्टल को लेकर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि ये सभी पोर्टल जन विरोधी हैं और इनसे सिवाय परेशानियों के आम जनता को कुछ नहीं मिला। आज भी लोग लाइनों में खड़े हैं। जहाँ प्रदेश कोने कोने में पहुंचूंगा, गाँव में, शहर में, सभाओं के माध्यम से, यात्रा के माध्यम से प्रदेश के कोने कोने में पहुंचकर इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। मैं समझता हूँ कि आज प्रदेश के युवाओं के साथ इतना अन्याय सरकार ने किया है। आप देखिए, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है तो हरियाणा प्रदेश में। आज हरियाणा प्रदेश जो प्रदेश बन गया, देश में सबसे ज्यादा पेपर लीक, 30 से ज्यादा पेपर लीक, सबसे ज्यादा भर्ती घोटाले, एचपीएससी, एसएससी के दफ्तरों में करोड़ों रुपए की बरामदगियां हुई। रेट शीट, रेट लिस्ट की बरामद हुई कि कौन सी नौकरी के लिए कितने रुपए। पिछले 5 साल में तो आप देखिए 10,000 से ज्यादा पक्की भर्ती नहीं आ पाई पिछले 5 साल में, और जो आई उसमें हरियाणा से ज्यादा हरियाणा के बाहर के नौजवानों को। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने आज अपने निवास स्थान पर कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। बाद में उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की वापसी मुश्किल हो चुकी है। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा हरियाणा में कांग्रेस की यात्रा निकलने पर भी तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी की यात्रा से ही कोई फर्क नहीं पड़ा तो दीपेंद्र हुड्डा की यात्रा से क्या फर्क पड़ेगा। हरियाणा में कांग्रेस अपना वजूद खत्म कर चुकी है। उन्होंने रानिया विधानसभा से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। रणजीत सिंह ने दावा किया कि पिछले 9.5 साल में भाजपा ने प्रदेश और देश में बेहतरीन काम किया है। विधानसभा चुनाव में मैनेजमेंट और कैंडिडेट का अहम रोल होता है। भाजपा के पास मजबूत संगठन है, लेकिन कांग्रेस पिछले 10 सालों में अपना संगठन ही नहीं बना पाई। हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की गुटबाजी सार्वजनिक होने के चलते कांग्रेस खत्म हो चुकी है। कांग्रेस फाइट में नहीं है। कांग्रेस 10 साल जहां चली गई दोबारा आई नहीं, किसी स्टेट में भी नहीं है। जिन स्टेटों में एक बार चलेगी, वेस्ट बंगाल 1970 के बाद, मैं जहां गिना रहा हूं 1970 के बाद है, 47 साल में
वेस्ट बंगाल चली गई, उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, उड़ीसा और तमिलनाडु, इन 6 स्टेटों में 250 मेंबर बढ़ते हैं। आज तक दोबारा कांग्रेस आई 1970 के बाद, तो रिकॉर्ड रहा है जब 10 साल बराबर कांग्रेस हार के फिर तीसरी बार नहीं आती। मैं समझता हूँ राहुल गांधी ने यात्रा करी थी, उसमें भी कई सवाल पूछे थे, वो बड़े लीडर, उनके सवालों को भी लोगों ने नहीं सुना। उत्तर प्रदेश से 90 सीट आई है और बीजेपी की 240 सीट आई है। लोग बहुत समझदार है, इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग देखते हैं। इसी गुटबाजी से कांग्रेस खत्म होगी ना जी। कांग्रेस आप देखिए सदा कभी एक पार्टी थी, 1952, 57, 62 3 बार लगातार बनते हैं, तो सामने ऑल्टरनेट ही नहीं था। अभी आपस में गुटबाजी करके कांग्रेस बड़े बड़े नेता सब कांग्रेस छोड़ के चले गए। अब कांग्रेस एक ऐसे लोगों की पार्टी रहेगी जिसमें ज्यादा चापलूसी और खुशामद करने वाले लोग हैं, जो जिनका जनाधार है वो कोई भी आता। कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने आज यमुनानगर के जगाधरी में 84 लाख के विकास कार्यों का शुभारंभ किया। इन विकास कार्यों में जगाधरी के गुलाब नगर, बाबा कॉलोनी और गढ़ी बंजारा में गलियों के निर्माण, भूमिगत पाइपलाइन और शमशान घाट के नवीनीकरण का आदि शामिल हैं। इस मौके पर कृषि मंत्री ने मीडिया से बातचीत में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के शासनकाल से 10 गुना अधिक विकास कार्य भाजपा सरकार में हुए हैं। कांग्रेस ने संविधान और ईवीएम को लेकर लोगों को बहकाने का काम किया है, जबकि संविधान को खत्म करने का काम कांग्रेस ने किया। लेकिन अब धीरे धीरे जनता को कांग्रेस की बातें समझ में आ रही हैं, क्योंकि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। मौजूदा सरकार ने हर काम को प्राथमिकता से करते हुए प्रदेश में बिना किसी भेदभाव के समान रूप से विकास किया है। प्रदेश में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनेगी। कांग्रेस हर बार इस प्रकार का झूठ बनाती है। अब की बार उन्होंने संविधान का विषय लेके लोगों को गुमराह करने का कोशिश किया, जबकि संविधान को सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो कांग्रेस ने पहुंचाया। इमरजेंसी लगाने का काम कांग्रेस ने कराया, धारा 356 का दुरुपयोग कांग्रेस ने कराया। ये सारी की सारी बातें जो है वो जनता को जानना चाहिए, देखना चाहिए किसने किया नुकसान। हमेशा उन्होंने कांग्रेस ने नुकसान किया, और इसी प्रकार से पिछली बार भी उन्होंने इसी प्रकार का एक कागज मंदिर तोड़ दिया, तो इस प्रकार की सारे में अफवाह फैलाई। लेकिन बाद में चुनाव होने के बाद कहीं किसी ने जो जिक्र नहीं किया। उससे पिछले चुनाव में इस प्रकार की गफलत फैलाई कि भाई बटन तो चाहे कोई सा ही दबा लो आप, लेकिन दबेगा कमल के फूल गई। तो ये ऐसी जो है भ्रांतियां जो है हर साल फैलाने का काम करते, ये विकास पे ध्यान न देके गलतफहमियां फैलाने पे ध्यान रखते हैं। तो मैं समझता हूँ धीरे धीरे आम समाज की समझ में इनकी बातें आती रही, क्या करेंगे आप काट के हड्डी बार बार चढ़ती, तो आने वाले टाइम में ऐसा ऐसा समाज जागरूक होगा। जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला एवं पार्टी के सुप्रीमो अजय सिंह चौटाला ने आज कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन लिया और आवश्यक निर्देश दिए। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मेवात की जनता मजबूती के साथ जननायक जनता पार्टी के साथ खड़ी रहेगी। पार्टी ने इतिहास में हर परिस्थिति में मेवात का साथ दिया है, आने वाले समय में भी इसी तरह का साथ मिलेगा। उन्होंने कहा कि नूंह जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर जजपा विजयी होगी। वहीं अजय सिंह चौटाला ने कहा कि हमने अपने पार्टी की नीति व कार्यक्रम जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस व भाजपा पर भी निशाना साधा। कार्यकर्ताओं की बैठक, मुख्य कार्यकर्ताओं के साथ आगामी विधानसभा की पृष्ठभूमि में चर्चा हुई है और मजबूती के साथ कैसे आगे मैदान को सींचना है 100 दिन के लिए डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने दिशा निर्देश भी दिए हैं। और मैं मानता हूं मेवात की जनता मजबूती के साथ जननायक जनता पार्टी के साथ खड़ी रहेगी। जैसे पार्टी ने इतिहास में मेवात का हर परिस्थिति में साथ दिया है, चौधरी देवीलाल की विचारधारा को मजबूत किया है, आने वाले भविष्य में भी इसी प्रकार से कार्यकर्ता मैंने बिल्कुल रहेगा। और मैं मानता हूँ तीनों सीटों पर जननायक जनता पार्टी की चाबी चुनाव चिन्ह का विधायक। हमने अपनी पार्टी के नीति, कार्यक्रम और प्रोग्राम जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं की मीटिंग की है और खुल करके सारी बातें आपके समक्ष स्पष्ट की है। कोई कुलड़ी में गुड़ तो फोड़ा नहीं। आप चुनाव तो घोषित करवाओ तो बात की चीज है। पता नहीं वो आया राम गया राम किसके नाम पे पड़ा था। इनके पिताजी का नाम ही था गयालाल। जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में सेना के एक अधिकारी समेत 4 जवान शहीद हो गए। डोडा के डेसा के जंगली इलाके में देर रात शुरू हुए इस मुठभेड़ में सेना के जवान शहीद हुए। राष्ट्रीय राइफल और जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह के जवानों ने
रात करीब 7:45 बजे डेसा वन क्षेत्र में संयुक्त घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई। इसके बाद से ही जम्मू डोडा हाईवे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। साथ ही मुठभेड़ की इस घटना के चलते अतिरिक्त सुरक्षा बल घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ इलाके की जांच कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी से बात की। सेना प्रमुख ने रक्षा मंत्री को जमीनी स्थिति और जम्मू कश्मीर के डोडा में चल रहे काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन से अवगत करवाया। रक्षा मंत्री ने डोडा मुठभेड़ में जवानों की शहादत पर शोक जताया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि डोडा में एक आतंकवाद विरोधी अभियान में हमारे बहादुर और साहसी भारतीय सेना के जवानों की मौत से गहरा दुख हुआ। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। राष्ट्र हमारे उन सैनिकों के परिवारों के साथ मजबूती से खड़ा है जिन्होंने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। आतंकवाद विरोधी अभियान जारी है और हमारे सैनिक आतंकवाद संकट को खत्म करने और क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले निर्वाचन आयोग ने हरियाणा का दौरा कर चुनाव से पूर्व मतदाता सूचियों से संबंधित तैयारियों की समीक्षा की। आयोग के वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त नितेश व्यास तथा उप निर्वाचन आयुक्त हृदेश कुमार ने मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 को लेकर हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल तथा राज्य के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राज्य के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों ने अपने जिले में चल रहे मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम संबंधित गतिविधियां एवं अब तक की प्रगति का प्रस्तुतिकरण किया। वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त ने कहा कि निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप ही मतदान केंद्र बनाएं। आयोग के अधिकारियों ने सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे राजनीतिक दलों के साथ नियमित बैठक करते रहें। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि मतदाता पंजीकरण या मतदाता पहचान पत्र से जुड़ी सभी जानकारियों और जन शिकायतों का समय से निराकरण जरूर करें। वहीं प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने आश्वासन दिलाया कि निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों की दृढ़ता से पालना सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि मतदाता पंजीकरण से जुड़े लंबित आवेदनों को मिशन मोड में निष्पादित किया जाए और समय रहते त्रुटि रहित एवं अद्यतन मतदान सूची का प्रकाशन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में सभी वर्गों को मतदाता सूची में पंजीकृत करवाने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। फरीदाबाद के अरावली गोल्फ क्लब में हरियाणा राज्य महिला आयोग द्वारा महिलाओं को जागरूक करने के लिए साइबर सिक्योरिटी सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुघ ने शिरकत की। इस मौके पर महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने और तरुण चुघ ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण को बचाने का संदेश भी दिया। तरुण चुघ ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए प्रधानमंत्री की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प और हरियाणा के लोगों के सहयोग से प्रदेश में बेटियों के लिंगानुपात में बढ़ोतरी हुई है। भारत की बेटियां आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के कल्याण के लिए अनेक कदम उठाए हैं। वहीं कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा विधानसभा चुनाव में 60 सीटें जीतने के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मुंगेरी लाल हसीन सपने देखने से हुड्डा को कौन रोक सकता है। इसके लिए उन्होंने काम किया है और उनके बाद जितने भी बेटी बचाओ के अभियान चले, 2014 के बाद देश की बेटी बचे जो खापों का योगदान है, प्रधानमंत्री जिन्होंने उन्हें समझाया और जिस तरह हरियाणा की बदतर हालत थी, हरियाणा के नागरिकों ने प्रधानमंत्री के संकल्प के साथ संकल्प लिया और आज हरियाणा बेटी बचाने में आगे बढ़ा है। आज यहाँ पर अनुपात आगे बढ़ा है। अब हमारी यहाँ की सरकार, चाहे वो केंद्र की है, चाहे हरियाणा की है, चाहे हमारी प्रशासन लोकल है, बेटियों को अवसर देने का, बेटियों को आगे बढ़ाने का। और मैं हैरान होता हूं जब बेटी और बेटी को धर्म के आधार पर बांटा जाए। बेटी बेटी है, भारत की बेटी। वहीं हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं व लड़कियों को साइबर सिक्योरिटी के बारे में जागरूक करना था।
माँ के नाम से। उसी तरह हम कॉलेज की गर्ल्स को साइबर क्राइम एक्सपर्ट के माध्यम से जो है एडुकेट करना चाहते हैं, काउंसिल करना चाहते हैं कि आज की डेट में कितने प्रकार का साइबर क्राइम वुमेन के साथ हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, पैसों को लेकर, उनके साथ मेंटल स्टेटस को लेकर, फिजिकल अब्यूज हो रहा है। इन सारी चीजों को वो कैसे टैकल करे, इनमें ना फंस पाए, ना इस तरीके के किसी गलत रास्ते पे निकल जाए, ये हमारा मुख्य रूप से आज का विषय था। हरियाणा पुलिस में 5000 सिपाहियों की भर्ती के लिए शारीरिक मापदंड प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज से पंचकूला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में युवाओं का शारीरिक परीक्षण किया जा रहा है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी व निष्पक्ष तरीके से पूरा करवाने के साथ साथ अभ्यर्थियों की संतुष्टि आयोग की प्राथमिकता है। ग्रुप सी की संयुक्त पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण उम्मीदवारों जिन्होंने हरियाणा पुलिस में सिपाही सामान्य ड्यूटी के लिए विकल्प चुना है, वे इसमें प्रतिभागी होंगे। हिम्मत सिंह ने बताया कि शारीरिक मापदंड प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाया गया है। जैसे ही अभ्यर्थी अपनी बारी के बाद नापतोल के लिए प्रवेश करता है, उसकी बायोमेट्रिक माध्यम से आई स्कैन व वीडियोग्राफी की जाती है और ये प्रक्रिया डिजिटल डिस्प्ले के बाद बाहर निकलते समय भी की जाती है। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए जगह जगह हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों की सुविधा के लिए हरियाणा परिवहन ने उम्मीदवारों को जीरकपुर से लाने व ले जाने के लिए विशेष बसों की व्यवस्था भी की है। वहीं मापदंड प्रक्रिया के लिए आए युवाओं ने कहा कि आयोग ने पिछली बार की तुलना में बेहतरीन व्यवस्था की है। राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने कल कुरुक्षेत्र में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक के दौरान 16 शिकायतों में से 13 शिकायतों का मौके पर ही निपटान किया और बाकी 3 शिकायतों के निपटान के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। परिवहन मंत्री असीम गोयल के किन्हीं आकस्मिक कारणों से बैठक में न आने के कारण सुभाष सुधा समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। राज्य मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि लोगों की सेवा करना ही सरकार का एकमात्र लक्ष्य है। इसको ध्यान में रखते हुए तमाम अधिकारियों को नागरिकों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर समाधान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने 10 सालों में पिछली सरकारों के 60 साल में किए गए कार्यों से भी ज्यादा विकास कार्य करवाए हैं और मुख्यमंत्री नायब सिंह किसी भी मंच पर विपक्ष को जवाब देने के लिए तैयार हैं। राज्य मंत्री ने कहा कि सभी अधिकारी भविष्य में भी समय पर बैठक में पहुंचना सुनिश्चित करें और एजेंडे की शिकायतों पर होमवर्क करके पहुंचें। एजेंडे आए थे 16 में से 13 एजेंडे हमने जो है सर्टिफाई कर दिए, इसको फाइल कर दिया। उसमें 3 पेंडिंग है, 3 भी जो पेंडिंग उसकी भी हमने इंक्वायरी मांगी है कि भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार पूरी जनता के प्रति कार्य कर रही है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, किसी प्रकार का कोई भी अधिकारी इसमें अगर किसी कोई भी कमी रखेगा, कोई किसी प्रकार की कोताही बरतता है तो उसके बिल्कुल हम कार्रवाई करेंगे। आज भी मैं ये कहूँगा इस क्षेत्र की इस कमेटी अंदर आपने देखा होगा, हमने बिल्कुल उनको कहा है कि लोगों को सर्टिफाई करना हमारा फर्ज बनता है, हमारी सरकार का दायित्व है। आदरणीय हुड्डा जी से 10 साल का पहले वो हिसाब दें, उनके राज में क्या क्या हुआ। हम तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं, कल अपना हिसाब रख दें, हमारे से जो भी हिसाब लेंगे। हमारे आदरणीय नायब सिंह सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री बिल्कुल तैयार है, किसी मंच पे भी आने के तैयार है, कहीं भी उनके लिए तैयार आने के लिए एक पैसे का हिसाब देने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सेवारत सैनिक, पूर्व सैनिकों व उनके परिवारों की सुविधा हेतु राज्य सरकार ने एक नई पहल शुरू करते हुए स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार सेना के साथ तालमेल बिठाकर जरूरत के अनुसार शहरों में आर्मी पॉलीक्लिनिक की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित करेगी ताकि उन्हें व उनके परिवारों को घर के नज़दीक ही स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। मुख्यमंत्री ने कल चंडीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश देते हुए कहा कि वर्तमान में पंचकूला, अंबाला व हिसार आदि में सेना अस्पताल व पॉलीक्लिनिक संचालित हैं। उसी तर्ज पर सैनिकों की मांग और ज़रूरत के हिसाब से अन्य स्थानों पर भी स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित की जानी चाहिए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता भी मौजूद रहे। सीएम ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि इसके लिए वे सेना के शीर्ष अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर इस संबंध में उचित कार्यवाही करें। हरियाणा सरकार सेना की ऐसी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए संसाधन उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने कहा कि रेवाड़ी, रोहतक और महेंद्रगढ़ जैसे सैन्य बाहुल्य क्षेत्रों में पूर्व सैनिकों द्वारा स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित करने की मांग की जाती रही है।
इसलिए इन क्षेत्रों में चिकित्सा संस्थान स्थापित होने से सैनिकों व पूर्व सैनिकों व उनके परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार निरंतर प्रदेश में चिकित्सा क्षेत्र में ढांचागत विकास कर रही है। प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जा रहा है, साथ ही नर्सिंग कॉलेज भी खोले जा रहे हैं। इससे प्रदेश में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी दूर होगी। रेवाड़ी में एम्स की स्थापना भी हो रही है, जिससे केवल हरियाणा ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों के नागरिक भी लाभान्वित होंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए जनसंवाद में आई हुई मांगों के आधार पर सब हेल्थ सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामान्य स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए जाएं। हरियाणा सरकार ने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के युद्ध शहीदों के परिवारों के अनुकंपा नियुक्ति नीति 2023 का नाम वीर शहीद सम्मान योजना 2023 करने का निर्णय लिया है। हरियाणा के मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद की अध्यक्षता द्वारा इस आशय की अधिसूचना जारी की गई है। हरियाणा योग आयोग द्वारा 15 जुलाई से 17 जुलाई 2024 पंचकूला सेक्टर 3 में 3 दिवसीय ध्यान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसका संचालन हरियाणा योग आयोग के चेयरमैन डॉक्टर जयदीप आर्य द्वारा किया जा रहा है। डॉक्टर जयदीप आर्य ने बताया कि योग, ध्यान व साधना का क्रम हरियाणा योग आयोग ने आरंभ किया है। ये ध्यान शिविर मानसिक स्वास्थ्य के कल्याण को ध्यान में रखते हुए आयोजित किया जा रहा है। योग भारतीय संस्कृति की प्राचीन विद्या है एवं ध्यान अष्टांग योग का एक अभिन्न अंग है और ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। महाराज और परम पूज्य स्वामी प्रेम विवेकानंद जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ और हमने उनसे ध्यान सीखा। और आज जो एक जम्मू कश्मीर में एक ध्यान केंद्र है, उससे जुड़ी हुई एक शाखा मंशा, उनसे इस ध्यान की प्रक्रिया को हमने आगे चलाना आरंभ किया है। प्रातः 5:45 पे हम साधकों को कहते हैं, परंतु साधक 5:15 पे आ जाते हैं। आपने भी सुना कि साधकों के मानसिक संतुलन में, मानसिक शांति में साधना ध्यान का विशेष महत्व हम अनुभव कर रहे हैं। और जो लोग 25-25 साल से योग कर रहे थे परंतु बाहर की यात्रा कर रहे थे, प्राणायाम तक सीमित थे, ध्यान कहीं आके छूट रहा था, अब उनका अधिकतम जो मूल तत्व है वो ध्यान पर केंद्रित हुआ है। लोगों ने बताया कि ध्यान शिविर में भाग लेकर उनके मन को बहुत शांति मिल रही है। पहले योग के द्वारा तन को तथा अब ध्यान के द्वारा मन को साधा जा रहा है। इससे जो अंदरूनी अनुभूति प्राप्त हुई है वो अलौकिक है। शब्दों में इस अनुभूति को हम वर्णन नहीं कर सकते। पहले तो हम सिर्फ अपने तन को साध रहे थे, अब तन के साथ साथ हमारा मन भी सद रहा है और जितना हम अंदर की ओर जा रहे हैं और उतना ही हम अपने आप को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। और इस शिविर में आके मेरे को बहुत अनुभूति हुई, बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ जुड़े रहे हम। और हम चाहते हैं कि जयदीप आर्य जी इस तरह के शिविर ऑर्गेनाइज करते रहें। 25 साल के बाद अनुभव हुआ कि मेडिटेशन क्या है, जो कि श्रद्धेय डॉक्टर जयदीप आर्य जी ने, जो हरियाणा योग आयोग के चेयरमैन हैं, उन्होंने हमारे को दिशा दी, निर्देश दिए कि ये भी एक यात्रा अपनी शुरू करनी है। उनके माध्यम से हम डूमेट मेडिटेशन सेंटर देहरादून के सरकार द्वारा प्रदेश में श्रमिकों की जरूरत को पूरा करने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। भवन निर्माण मजदूर योजना के तहत श्रमिकों व उनके परिवारों को आर्थिक सहायता के साथ औजार व अन्य सामान खरीदने के लिए भी सरकार सहायता कर रही है। इसी कड़ी में जींद के गांव बूढ़ा खेड़ा लाठर में एक ही गांव की 4 बेटियों को योजना के तहत निःशुल्क इलेक्ट्रिक स्कूटी दी गई। अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर हरीश वशिष्ठ ने बताया कि सरकार द्वारा गरीब लोगों के कल्याण हेतु अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। पंजीकृत श्रमिक की पुत्री की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए तथा शादीशुदा नहीं होनी चाहिए। छात्रा को 12वीं कक्षा में 60% या इससे अधिक अंक होने चाहिए। जो लगे हुए हैं उनके बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटी दी जा रही है और ये स्कूटी उन बच्चों के अध्ययन में बहुत कारगर सिद्ध हुई है, उनका काफ़ी समय बचता है। इसी प्रकार लेबर डिपार्टमेंट द्वारा पीछे यहाँ जींद में जो प्रोग्राम हुआ था उसमें 1 लाख रुपए उनके बच्चों की शादी पे भी, लड़की की शादी पे, और 21,000 रुपये लड़के की शादी पे भी दिए जा रहे हैं। तो इस कारण लेबरर्स में काफ़ी उत्साह है और
काफी लोग हमारे यहाँ समाधान शिविर में भी आ रहे हैं। गांव बुढ़ाघेट की सरपंच अनीता चौहान ने कहा कि सरकार की इस योजना से श्रमिक काफी खुश हैं। वहीं छात्राओं ने बताया कि सरकार द्वारा गरीबों के उत्थान के लिए चलाई गई योजनाओं का लाभ उन्हें मिला है। अब वे समय पर कॉलेज में पहुंच पाएंगी और उनके पैसों की भी बचत होगी। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी इनमें, क्या था कई बार तो इनके लेक्चर छूट जाते थे जिनमें पढ़ाई में बहुत ज्यादा रुकावटें आती थी। लेकिन अब क्या है कि स्कूटी मिल गई है, अपने आराम से जाती है, अपना खुद का साधन हो गया है। और फाइनेंशियल कंडीशन भी इनकी ऐसी नहीं थी कि स्कूटी वगैरह ले पाए, क्योंकि इनके फादर मजदूर थे। तो इसके लिए बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट ने ये जो है सीएम सैनिसी जी ने अच्छी पहल की है, जो बेटियों की तरफ विशेष ध्यान दिया। मेरे पिताजी एक गरीब आदमी है, उनकी मजदूरी लेबर डिपार्टमेंट की कॉपी बनी हुई है, उसके तहत सरकार ने ये स्कूटी हमें दी है। इसके जरिए हम कॉलेज में आसानी से जल्दी आ जा सकते हैं। सरकार द्वारा ये पहल बहुत अच्छी की गई है। ये स्कूटी हमें सरकार के द्वारा भवन निर्माण एवं कामगार योजना के तहत हमें प्राप्त हुई है। इससे हमें बहुत सारे फायदे हुए हैं। इससे हम टाइम से कॉलेज चले जाते हैं और टाइम से घर वापस आते हैं। तो सरकार की बहुत ही अच्छी पहल है कि जैसे कि गरीबों की सहायता कर सकती है इससे सरकार। ये स्कूटी है ना, मेरे पापा की लेबर डिपार्टमेंट में कॉपी बनी हुई है, उसके तहत हमें ये स्कूटी मिली है। और पहले जैसे हम कॉलेज जाते थे और ऑटो का वेट करना पड़ता था और जिसके लेट हो जाते थे कॉलेज में जाने के लिए, और पैसे भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं आज के टाइम पे, 20 रुपए होते हैं, फिर 40 रुपए रोज के लग जाते हैं। भवन निर्माण कामगार योजना के तहत हमें मिली है और ये बहुत अच्छी पहल है सरकार की। इसमें हमारी बेटी घर से समय पर निकलती है और समय पर कॉलेज पहुंचती है और घर पे समय पर आती है। बहुत अच्छी पहल है जी सरकार की। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।